मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और ये तमाम स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कई सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। मैं लगातार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था और अब बच्चे बोल रहे हैं कि क्या सर अब एग्ज़ाम पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आपको समझाऊँ कुछ चीज़ों को। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि जो आपने रास्ता चुना है उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, जबकि उसके अंदर आप 2-3 दिन इस तरह का करते हैं और नुकसान आपको ही भुगतना पड़ता है और आपके प्रति जो लोगों की सहानुभूति है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उससे तकलीफ़ आम जन को हो रही है। आपके पास हमेशा से एक संवैधानिक रास्ता है, उसमें उस प्रक्रिया में देर भले ही हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अंधेर नहीं होता है। और चूंकि ये चीज़ जो है वो कोर्ट भी समझता है कि ये आपकी उम्र और समय सीमा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें जल्दी फैसले आते हैं। फैसला जो भी हो, आपके हक में हो या नहीं हो, वो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है यदि आप कोई रास्ता अपनाते भी हैं तो आपको यही रास्ता अपनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज जो पूरी बातचीत हुई उसमें भी जिस प्रकार से चीज़ों को लिया गया वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है संतोषजनक नहीं है। देखिए, पहली बात, जो आपने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया, असल में एक्चुअली आक्रोश का कारण ही बच्चों में ये है क्योंकि वो एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं तमाम ओहदेदारों को, सभी लोगों को यही उनसे अपील करूंगा कि आप एक एक देखिए, ह्यूमन फैक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जनरल पुरी ने भी बोला कि जो टैंक लड़ रहे हैं तो वो टैंक नहीं लड़ते हैं, कोई व्यक्ति उसके पीछे ड्रोन से उसको लड़ा रहा होता है या कोई दूर दराज की टेक्नोलॉजी से लड़ा रहा होता है। तो इज ऑलवेज मैन बिहाइंड मशीन। और जब भी हम मैन की बात करते हैं तो ह्यूमन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब ये इतना बड़ा हुजूम है जो कि इस पूरी बात से अफेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं हमको ह्यूमन एंगल रखना चाहिए और ये एग्जाम्स कराने चाहिए, ज्वाइनिंग करानी चाहिए, राइट। ये एक एक और यही मांग है बच्चों की। यहाँ पर टीओडी हम लोगों ने, देखिए दुर्भाग्य की बात है, ना तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर इस बात को समझकर रेलेवेंट सवाल पूछ रहा है और ना ही मीडिया में जो इस बात को डिबेट करने के लिए लोग आ रहे हैं वो इस मसले को समझ रहे हैं। सभी लोग टीओडी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, टीओडी एक सेकेंडरी मुद्दा है आज उन तमाम युवकों के लिए जो प्रभावित हैं। उन सभी का मुद्दा यह है कि हमको एक फेयर चांस मिलना चाहिए, और जो कि कोविड की वजह से तो नहीं, क्योंकि ये सबको अब मालूम पड़ गया है कि आपने कोविड का सिर्फ और सिर्फ बहाना लिया, आपने एक डिले टैक्टिक्स को अपनाया और आपने अंततः आके सभी चीजें कैंसिल कर दी। क्योंकि कोविड एक कंडक्ट में तो बाधा हो सकता है कि एक भर्ती प्रक्रिया की, लेकिन रिजल्ट के डिक्लेरेशन में कोविड कभी बाधा नहीं हो सकता। और साथ ही साथ कोविड जो है वो ज्वाइनिंग में भी बाधा नहीं हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि आपने हुसोवर द अथॉरिटी इज, हुसोवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उसने ये कहीं ना कहीं एक देखिए, आप एक संवैधानिक पदों पर आप लोग हैं, आप लोगों ने संविधान की कसम भी खाई है कि आप मर्यादित, और मर्यादा क्या है? मर्यादा है आपका एक फेयर और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, या ट्रांसपेरेंट आपका जो भी दफ्तर है जो संभालते हैं आप पब्लिक सेक्टर के अंदर, उसका निर्वाहन ही एक आपकी शपथ है। तो यदि आप झूठ बोलकर किसी के हक को मार रहे हैं तो देखा जाए तो वो गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। ये एक प्लेन सी भाषा में हमको समझ में आता है एक आम आदमी की हैसियत से। अब जो जनरल पुरी ने तर्क दिया वो भी, उस पर भी मुझे अफसोस है एक्चुअली, देखा जाए तो। जनरल पुरी ने तर्क दिया कि 2 साल से कोविड था, इन बच्चों में पता नहीं क्या बीमारियां हो गई होंगी, हमने इनको देखा नहीं है। तो जो आप लेंगे तो क्या आप नॉन कोविड वाले बच्चे लेंगे या उस इलाकों से लेंगे जो कि कंटेनमेंट जोन के नहीं थे या जहां पर कोविड था ही नहीं? मतलब ये कैसी तर्कहीन बात है। आपके पास एक रेगुलेशन है जिसमें यदि मेडिकल की अवधि में 6 माह से आपका जिस डेट पे बच्चों का मेडिकल हुआ था उससे यदि उस डेट से यदि 6 माह का समय बीत जाता है तो हम पुनः मेडिकल कराते हैं। तो जब हम पुनः मेडिकल कराने की हमारे पास एक प्रक्रिया है तो ये बच्चों में बीमारी होगी, ये होगी, ये तर्क बिल्कुल बेबुनियाद है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से
बिना सोचे समझे इस पॉलिसीज को डाला गया है, बिना सोचे समझे आपने प्रीवियस एग्जाम्स कैंसिल किए हैं, इसीलिए सिर्फ हम खाना पूर्ति करने के तौर पे बिना सोचे समझे हर चीज का जवाब देते हैं और बाद में हम एक रोष का इल्जाम जो है वो दूसरों के सर थोपने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि इसका जो पूरा का पूरा जो सड़क पे खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है, मेरे भी एक मित्र की मोटरसाइकिल जो बिहार में है उसकी आग के हवाले हो गई अनजाने लोगों से जिन्होंने उपद्रव किया, राइट, जो भी थे वो, ठीक है। तो ये तो इसके तो रीजन क्या है, उसका जो बैकग्राउंड के रीजंस देखिए, वो रीजन से हमारा पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना और हमारे फेयर राइट को कैंसिल कर देना। मुझे ये समझ में ही नहीं आता कि हम इस प्रकार से निर्मम होकर हम अपनी पॉलिसी डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो यहां पर और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी बात का बिल्कुल सीधा सीधा जवाब नहीं दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं और मुझे लगता है शायद हम लोगों को अपनी तैयारी ढंग से करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए इसके बारे में। 17.5 से 21 साल उम्र होती है जीडी की, 17.5 से 23 साल उम्र होती है ट्रेडमैन की, उसी प्रकार से नर्सिंग असिस्टेंट हो गया और उसी प्रकार से क्लर्क हो गया, उसकी भी 23 साल होती है, टेक्निकल की 21 साल होती है। तो जब हमने उम्र का दायरा बढ़ाया, जो 21 से 23 किया, वो 2 साल की छूट दी, चूंकि कोई बच्चे ओवर एज हो गए होंगे, तो ट्रेडमैन को क्या दिया हमने, क्लर्क को क्या दिया हमने, इस पे किसी का जवाब ही नहीं है। उस हिसाब से तो उनको 2 साल की छूट मिलनी चाहिए, तो उनकी तो हमारी वहां पर जो ब्रैकेट है वो 23 की जगह 25 हो जाना चाहिए। तो ये मतलब बिना प्रिपरेशन के आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने बहुत गहन अध्ययन किया और अब हम 30 साल पुरानी बात कहकर हम ये जताना चाह रहे हैं कि ये आज की गवर्नेंस की देन नहीं है, ये 30 साल पहले इस बात को उठ चुका था। तो 30 साल पहले जब टेक्नो सेवी हुआ था तब तो मोबाइल थे ही नहीं, राइट। और एक और कमाल की बात देखिए, कमाल का जजमेंट देखिए टेक्निकल नॉलेज होने का, कि चूंकि आज सब मोबाइल चला लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम सब टेक्निकल सेवी हैं। मतलब जो मोबाइल चलाने वाला आदमी है, कल को वो हेलीकॉप्टर में बैठ के हेलीकॉप्टर भी उड़ा लेगा क्योंकि उसको मोबाइल चलाना आता है। क्या बेतुकी बात है। मोबाइल एक सिंपल यूजर इंटरफेस है और दुनिया में आज भी ऐसे 70% पॉपुलेशन है जो कि स्मार्टफोन यूज करती है, वो उसको यस और नो वाले इंटरफेस के लिए यूज करती है, क्योंकि अब एग्जिस्टेंस में एक इक्विपमेंट के तौर पे स्मार्टफोन ही आता है। छोटे वाले फोन जो नोकिया के जमाने के थे वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, मार्केट से गायब हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो केवल वीडियो गेम खेल लेना क्या टेक्निकल माइंडसेट होता है? दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हम लोगों ने क्या हम लोगों ने जवाब दिए हैं? एज डिफरेंस में क्या दिया? इतने सालों से तैयारी चल रही थी, तो उस तैयारी का ही तो नतीजा है कि हमने कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया लेटरल ट्रांजिशन के लिए। हमने ये तैयारी नहीं करी, सडनली कोई बोल रहा है कि कोई सरकार स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं इतना % रिजर्वेशन दे दूंगी, ये दे दूंगी। अब ये कह रहे हैं भैया हमने तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, अब धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं, तो आपने ऐसी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी दी क्यों, अधकचरी इंफॉर्मेशन दी क्यों? आपको किसने कहा ये देने के लिए? आपकी तैयारी थी नहीं। हकीकत तो ये है कि आपने पूरी तरीके से इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि इसके सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या होंगे। आपसे एक सवाल पूछा एक रिपोर्टर ने कि क्या सर आपने एंटिसिपेट किया था ऐसा होगा? आप बोलते हैं हम एंटिसिपेशन क्यों करें, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का काम है। भैया क्या आपने लॉ एंड ऑर्डर को, क्या आपने पुलिस महकमे को और होम मिनिस्ट्री को अपनी ये चीजें दिखाई थी कि भैया हम ये करना जा रहे हैं, आप एंटिसिपेशन कीजिए, ऐसा ना हो, ऐसा क्या हो सकता है? और जहां तक मैं आर्मी को समझता हूं, जितना एज ए ऑफिसर और एज ए जो सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने खुद के लिए भी देखा, एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सोशल एडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए। आपकी सामाजिक समझ क्या है, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। और जब हम इन्फेंट्री में जाते हैं तो हम और अपना रेजिमेंटल सेंटर जाते हैं, तो हमारे रेजिमेंटल सेंटर से जहां से हमारे ट्रूप्स आते हैं, वहां पर हम उन गांव में जाके उन ट्रूप्स के साथ रहते हैं, जो हमारे कुछ वेटरन्स हैं उनके साथ उनके घरों में रहते हैं, ताकि हम वहां की जमीनी हकीकत को समझ सकें। जो गोरखा राइफल्स में ऑफिसर जो कमीशन होते हैं वो नेपाल विजिट करते हैं और वहां तकरीबन 1 महीना रहते हैं, वो 20, 25, 30 दिन रहते हैं, ताकि वहां की भाषा सीख सकें, उन लोगों को समझ सकें।
तो सोशल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सोशल सेंटीमेंट अंडरस्टैंडिंग तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और हम कहते हैं कि हम एंटिसिपेशन नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना काम महकमे का, पुलिस महकमे का हो सकता है, लेकिन आपकी पॉलिसीज से क्या क्या हो सकता है ये एंटिसिपेट करना मुझे लगता है कि आला अधिकारियों का काम है। खैर एनीवे, मैं कौन होता हूं ये बताने वाला किसका क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है। मेरा सिंपल सी बात यही है कि न्याय मिलना चाहिए सभी बच्चों को, और सभी बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है। ठीक है, आज ये लोग, हाँ कमाल की बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कहते हैं साहब कोचिंग वाले भड़का रहे हैं। कोचिंग वाले तो ऐसे हो गए जैसे कि समाज के अछूते लोग हैं। आपको गुरुजनों की वैल्यू करनी चाहिए, फक्र करना चाहिए। और ऐसे धनानंद जो है वो जमाने में बहुत से आए हैं जो कि अपने अपने द्वारा, मैं बात कर रहा हूं मौर्यकालीन, राइट, कि वो उसने ये नहीं देखा कि उसने क्या गदर कर दिया प्रजा के साथ, दोष वो चाणक्य को दे रहा है। ये तो बेतुकी बात है। आप देखिए, आप किसी को कैटेगराइज मत करिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर्स ऐसे हैं जो कि नाम नमक और निशान में बिलीव करते हैं और बहुत ही ह्यूमन सर्विस कर रहे हैं, फेयर काम कर रहे हैं, और बिलीव करते हैं देश की इंटेग्रिटी में। सो केवल एक स्टेटमेंट दे देना और सबको एक कटघरे में खड़े कर देना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर तो हमें भी कहना चाहिए, मैं भी कह सकता हूं, और मेरे पास तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है इन चीजों के, कि आप जब 12 लाख रुपए एक बच्चे को अग्निवीर को दे रहे हैं तो आप अपना इंटरनल करप्शन नहीं रोक पाएंगे। कोई लोग पैसे मांगेंगे कि तू मुझे पैसे दे दे 12 लाख, तेरे को मैं परमानेंट कराता हूं, और आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो मैं कहता हूं कि मेरे संग मेरे से मेडिकल में पैसे मांगे गए थे, और मैं पूरी कर्नल बख्शी थे बेस हॉस्पिटल में, सूबेदार मंडल था जिसने मुझसे पैसे मांगे थे, कर्नल तनेजा उस समय रजिस्ट्रार थे, मैंने आवाज उस समय भी उठाई, और फिर मेरा मेडिकल होने का दोबारा रीमेडिकल का वहां पर पॉइंट उठा। अगले दिन जो कमांडेंट थे वो चले गए छुट्टी, कर्नल बख्शी जो थे वो कमांडेंट बने, मेरा मेडिकल उन्होंने मना कर दिया। मैंने चिट्ठी पत्री लिखी, मैं जनरल जायसवाल से मिला जाके, जो कि डीजी एफएमएस थे उस समय, और मुझे एफएमसी पुणे दोबारा भेजा गया जब मैंने चिट्ठी पत्री लिखी डिफेंस मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब जगह को, कि साहब मेरे संग अन्याय हुआ है। तब जाके मुझे एफएमसी पुणे गया, वहां पर कर्नल एपी सिंह थे कमांड हॉस्पिटल में। मैं एक बार में फिट हुआ, मुझे मेरी जनरल तुताकने ने कॉन्फ्रेंस लिया, बोला वी वांट टू मॉनिटर यू। मुझे आईसीयू में डाला, 7 दिन तक मेरे को बेड से हिलने नहीं दिया, ताकि उनको ये लगा शायद ये लड़का कहीं दवाई शवाई तो नहीं खा रहा है। 8 दिन में आईसीयू में पड़ा रहा, उसके बाद मुझे फिट किया गया। तो बताइए साहब, आप तो एक उड़ती हुई सी बात कह देते, मैं तो फैक्ट के साथ बात कह रहा हूं, अब कैसे रोकेंगे आप? तो प्लीज, राइट, लेट्स, छींटाकशी में कोई फायदा नहीं है। आप भी उतने ही सिटीजन हैं इस देश के जितना कि मैं इस देश का सिटीजन हूं, और ये तमाम इस देश के बच्चे सिटीजन्स हैं। और अपने देश के सिटीजन्स के बारे में फेयर तरीके से सोचना हम सबका काम है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय से भी, कि इस परिस्थिति का संज्ञान लें। आपकी संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका की जिम्मेवारी है, और अगर इस प्रकार की बात अगर उठी है, इतना बवाल अगर मच रहा है, तो क्या आप संज्ञान नहीं ले सकते? ऐसी कौन सी छुट्टियां चल रही हैं इतनी बढ़िया, आप लोग लीजिए संज्ञान इस चीज का। मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, माननीय है आप सभी, प्लीज संज्ञान लीजिए इन चीजों का, और देखिए कि क्या यहां पर बच्चों के संवैधानिक राइट्स का हनन हुआ है, और यदि हनन हुआ है तो इनको राहत दीजिए जनाब। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हाथ जोड़कर, और तमाम आला अधिकारियों से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि रहम कीजिए इन बच्चों के साथ। इनके पेरेंट्स किस तबके से आते हैं, कितनी मेहनत करी है इन लोगों ने, इस बात का कम से कम कुछ अंदाजा तो रखिए। और जनप्रतिनिधियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आज बड़ा आसान है इन बच्चों को ब्लेम करना, लेकिन आप सोचिए ये बच्चे कब कहां कहां नहीं घूमे। किसी ने बोला ये वही हालत थी इनकी कि भैया उस मंदिर चले जाओ तो वहां माथा टेक दिया, उस मस्जिद चले जाओ तो वहां दुआ मांग ली, हर जगह ये बच्चे गए। कौन से कलेक्टर ऑफिस ये बच्चे नहीं गए, कौन से एआरओ ऑफिस ये बच्चे नहीं गए, कौन से सिलेक्शन सेंटर ये एयरफोर्स के ये बच्चे नहीं गए, कौन से जनप्रतिनिधि के पास इन्होंने ज्ञापन नहीं दिया, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो। लेकिन और किस मीडिया ने इनकी इस तकलीफ को कवर किया? मैं तो आज मीडिया पे भी उंगली उठाता हूं, उंगली उठाना शायद गलत वर्ड हो गया, सवाल पूछता हूं।
माफ कीजिएगा उंगली, हमें किसी पे उंगली नहीं उठाने का शौक है। मैं सवाल पूछता हूं कि आपने इनकी शांतिपूर्वक बातचीत को कवर किया? और देखिए ये नैरेटिव बड़ा गलत बनता जा रहा है देश के अंदर, जहां पर एक युवा पीढ़ी को यह लगने लगे कि हमारी शांति से सुनवाई नहीं होती। ये बहुत स्केरी नेगेटिव, बहुत ही डरा देने वाला नैरेटिव है, समझिए इस बात को। अगर मेरा युवा ये सोचता है शांति से मेरी सुनवाई नहीं होती, तो सबसे पहली जो जिम्मेवारी है वो मीडिया की है। मीडिया रिस्पॉन्सिबल है इस नैरेटिव को पुख्ता बनाने के लिए, क्योंकि आपको भी फुर्सत नहीं है फैंसी चीजों से, यकीन मानिए। और आपको इसलिए नहीं है क्योंकि आपका कंज्यूमर भी यही पसंद करता है। तो दोनों ही एक्चुअली देखा जाए तो हम सब, आप और हम दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं सिचुएशन के। लेकिन बुद्धिजीवियों से यह उम्मीद की जाती है कि वो धारा जो बह रही है उससे भी अलग हटकर सोच सकें। जब जर्नलिज्म के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, तो आप बुद्धिजीवी हैं, इसलिए आप वहां पर हैं। और आपसे उम्मीद होती है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए शांति से उठाए गए मुद्दों को भी आप जगह दें, बजाय आप सिर्फ चिंगारियों पर ही नाच करना सीखते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बात का संज्ञान लें कि क्या इन बच्चों के साथ इनके संवैधानिक राइट का हनन हुआ है। क्या यहां पर अभी भी कुछ गुंजाइश है कि हम इन बच्चों को राहत दे सकते हैं, राहत छोड़िए न्याय दे सकते हैं? क्या पूरी प्रक्रिया में जो भी पब्लिक अथॉरिटीज थी, इन्होंने इन बच्चों को धोखा दिया? और यदि उनका धोखा देना सही है, किसी बात को, विशफुल बात को झूठ बोल बोल के अगर टरकाना सही है, तो मुझे लगता है तो फिर तो बाकियों को भी माफी मिल जानी चाहिए। फिर 420 के केस क्यों होते हैं? ये धारा ही हट जानी चाहिए। जनाब, हम सभी का संविधान पे पूरा पूरा एतबार है, हमारी पूरी गवर्नेंस पे पूरा एतबार है। हमें कतई हमारा कोई शक या शुबा नहीं है हमारी गवर्नेंस के ऊपर। हमें यकीन है कि आप बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा फर्ज एक सिटीजन, एक आवाज उठाना, ताकि हम आपके मददगार बन सकें किसी भी चीज को लागू करने में। हम आपके मददगार के रूप में काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जनाब, इन बच्चों की सुन लीजिए आप। और मुझे भी पूरा यकीन है, मेरे प्यारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो अब स्टूडेंट्स का मतलब नहीं जो मेरे यहाँ पर मेरे ऐप से पढ़ते हैं वो स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप कृपा करके शांति बनाए रखें, शांति का रास्ता अपनाएं। यकीनन मुझे पूरा भरोसा है हमारी गवर्नेंस पे और हमारी जुडिशरी पे। और मुझे इतना भी पता है कि जुडिशरी अपना भरोसा नहीं टूटने देगी, गवर्नेंस अपनी भरोसा नहीं टूटने देगी, क्योंकि हर मंत्री ने, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे पूजनीय हैं, सभी ने संविधान की अडिग शपथ ली हुई है कि हम इस संविधान की मतलब जो पूरा का जो उसका जो बुनियाद है उसको कभी हिलने नहीं देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, भरोसा रखिए, ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, उसको नुकसान ना पहुंचाएं आप। एक कायदे का रास्ता अपनाएं आप लोग, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और पहचाने कि कौन है जो आपको भड़का रहा है, उससे दूर रहें आप लोग। कौन है जो कि आपके इमोशन से खेल रहा है, उससे दूर रहें आप लोग। और मैं आपको एक हिदायत दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कि प्लीज किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को अपनी बातों से दूर रखें, क्योंकि आप कोयले रह जाएंगे और दुनिया के पापड़ सिक्के मजे लग जाएंगे। कृपा करके आप और आपकी जो पूरी की पूरी जद्दोजहद है, उसको एक गलत रूप से दुनिया देखना शुरू कर देगी, जो कि हो चुका है। मैं आपसे डे वन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, संवैधानिक रास्ते को ही पे चलिए और अपने हक की लड़ाई जरूर लड़िए, क्योंकि यदि आप अपने लिए हक को मांगना नहीं सीखेंगे तो ऑब्वियसली आप में वो जज्बा है ही नहीं, आप फौज के लिए बिल्कुल बेकार हैं। क्योंकि कल को जब दुश्मन और आक्रांता लोग आपके ऊपर हमला करेंगे तो आप डर जाएंगे उस दिन भी, और आप छुप जाएंगे। तो दैट्स अ गुड ट्रेट। अपनी सही बात रखना एक अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बहुत प्यार, और अंततः एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है,
सभी आला अधिकारियों से एवं न्यायपालिका से कि इस बात का संज्ञान लें और बच्चों को न्याय दें। जय हिंद।